क्या हो गया है मुझे, क्या हुआ करता था। प्यास की सूरत खड़ा हूँ आज सभी के सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था। खुशबीर सिंह साहब का ये शेर पाकिस्तानी क्रिकेट के मौजूदा हाल बयां करता है। कभी लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद क्रिकेटिंग वर्ल्ड में फेवरेट मानी जाने वाली टीम आज इस मुहाने पर आकर के खड़ी कि उसी के लॉयल फैंस चाहते हैं कि पाकिस्तान से उसका टेस्ट स्टेटस छीन लिया जाए। लेकिन क्या दौरे सुकून का आगाज होने वाला है? क्या पाकिस्तान टीम बाबर आजम और शाहिन अफरीदी के बिना वो उस आजादी से खेल पाएगी जो इन्हें इसलिए मोहताज नहीं हुई क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी आपसी मनमुटाव और टीम ग्रुपिंग का हिस्सा बनकर कप्तान और कोच के फैसलों को बंदिश में ले जा रहे थे? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, क्रिक माइंड में आज बात है डूबती किश्ती पाकिस्तान क्रिकेट की। साल 1952 से अपने क्रिकेट करियर का आगाज करने वाली पाकिस्तान टीम की शुरुआत बड़ी शानदार रही थी। हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद और उसके बाद इमरान, जावेद, आसिफ इकबाल और न जाने कितने चेहरों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को उसके उरूज पर ला करके खड़ा किया। ये वो टीम थी जो शुरुआती सालों में अपनी जमीन पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। पाकिस्तान 1952 में भारत में आकर के टेस्ट जीत करके चला गया और भारत को पाक सरजमी पर पहला टेस्ट जीतने में 52 साल लग गए। जब 2004 में भारत पहली बार कोई टेस्ट मैच वहां पर जीता था, जिससे टीम में वेस्टइंडीज की टीम से हर कोई खौफ खाया हुआ था। इस वक्त उसी वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स ने कहा था कि पाकिस्तान में जाकर उसकी बॉलिंग फेस करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। ऐसा नहीं था कि तभी पाकिस्तान टीम में गुटबाजी नहीं होती थी। इमरान और जावेद, इमरान और आसिफ, सिकंदर और इमरान, इनके बीच हमेशा गहमा गहमी का माहौल बना रहता था। लेकिन ये माहौल टीम की स्पिरिट नहीं बिगाड़ता था क्योंकि ये लोग टी शर्ट के आगे छपे हुए नाम के लिए खेलते थे, न कि पीछे छपे हुए नाम के। लेकिन आज जो हाल पाकिस्तान का हुआ है उसकी क्या असली वजह है? क्या एक अच्छे बैट्समैन को उसके ही दोस्त का पॉडकास्ट में दिया गया इंटरव्यू खा गया? क्या पिछले 3 सालों में बदले 27 सिलेक्टर्स ने टीम में चल रही गुटबंदी को खुद का एक हथियार बना डाला, या फिर कुछ? माइक अथर्टन और नासिर हुसैन ने भी इस बात को लेकर के डिस्कस की जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की टीम के डाउनफॉल को आप किस तरह से देखते हैं। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल पर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। ये वीडियो उससे अलग है। देखो क्या हुआ कि दिसंबर 2022 में ऐसी खबर आई कि बाबर को कप्तानी से निकाला जा सकता है और शाहिन को कप्तान बनाने की बात चल रही थी। शाहिन लाहौर कलंदर्स को ESL भी जिता चुके थे। उनके कप्तान बनने की नुमाइंदगी वही आदमी कर रहा था जिसने आज सिलेक्शन कमेटी का हेड बनकर शाहिन को ही टीम से बाहर कर दिया। उस आदमी का नाम है आकिब जावेद। हाँ, तो जब दिसंबर 2022 में ऐसी खबरें आने लगी तो शाहिन ने सामने से ट्वीट की कि बाबर हमारा कप्तान है, था और रहेगा। यह आखिरी एक दृश्य था जो टीम के 2 पिलर्स के बीच यूनिटी दिखा रहा था। साल 2023 में भारत के हैदराबाद में बाबर पूरी टीम को पहले से बुक्ड हॉल में बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरे मन में सभी प्लेयर्स के लिए एक समान इज्जत है और मैं हाथ खड़ा करके कहता हूँ कि मेरे मन में किसी के लिए रत्ती भर भी कोई बात नहीं। हम पहली बार एक बड़े मौके के लिए भारत आए, फिर न जाने कब एज ए टीम यहाँ पर आएंगे। हमें इस वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा करके जाना है। तो इस तरह से अफगानिस्तान से हार कर वो बहुत कुछ बड़ा हासिल करके जाते हैं। ये हॉल वाली मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि इसी साल हुए एशिया कप में पाकिस्तान के शर्मनाक परफॉर्मेंस पर बाबर ने ड्रेसिंग रूम में कहा कि कोई खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ कुछ एक खिलाड़ी सुपरस्टार बने बैठे। इतने में शाहिन खड़े हुए और बाबर को बोला कि तुम्हें अगर मुझसे मसला है तो सामने बात करो, लेकिन बाबर ने मना की। लेकिन बाबर बनाम शाहिन में शाहिन का एंगल तब आया जब इस साल की शुरुआत में पाक टीम नीदरलैंड से T20 सीरीज 4-1 से हारी। तो शाहिन ने सामने से बाबर से बोला कि आपको कप्तान बनाने वाले आप बताएं कि आपको बनना है, मैं खुद रिजाइन करता हूँ। लेकिन तब बाबर ने मना कर दिया था। लेकिन इसके अगले दिन ही मोहसिन नकवी ने बाबर को T20 की कप्तानी दे दी, जो कि उनसे जाका अशरफ के वक्त वर्ल्ड कप 2023 के बाद से छीन ली गई थी। यहीं से शाहिन ने बाबर की तरफ अपनी नापसंदगी को कहीं कारण देना शुरू कर दिया। इसी के बाद शाहिन ने ट्वीट करके लिखा था कि मुझे ऐसी परिस्थिति में मत डालो कि मुझे तुम्हें अपनी क्रूरता दिखानी पड़े। मेरे धैर्य की परीक्षा न लो, मैं वो कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। और आप जानते ही पाकिस्तान क्रिकेट में कॉमेडी तो चलती रहती है। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए जाका अशरफ ने एक टीवी प्रोग्राम में बोल दिया कि बाबर तो मेरा फोन ही नहीं उठाता। टीम में ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स वाली बात को लेकर खिलाड़ी मना करते रहे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, अब हम ठीक है और वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी में दुरुस्त है। और जब वर्ल्ड कप की रिपोर्ट मांगी गई मैनेजर और कोच से तो उसमें ये बात साफ-साफ लिखी हुई थी कि टीम में यूनिटी नहीं है। खिलाड़ी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। गैरी कर्स्टन ने कहा कि उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली, इतने साल कोचिंग की, लेकिन ऐसा ड्रेसिंग रूम पहली बार देखा जहाँ एक खिलाड़ी अंदर आता है तो दूसरा उसे पीठ दिखा देता है। तब मोहसिन नकवी ने भी बोला था कि सर्जरी होकर रहेगी। फिलहाल सर्जरी तो शुरू हो चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 2 टेस्ट मैच से बाबर, शाहिन और नसीम को ड्रॉप किया गया। ये कोई 4 साल बाद अपनी जमीन पर टेस्ट जीता है, लेकिन वहाँ कमेंट्री कर रहे रमेश राजा को ये शायद पसंद नहीं है क्योंकि उन्हीं की चेयरमैनशिप के दौरान बाबर को खुली छूट दी गई। पाकिस्तान की पिचों को फ्लैट बना के जब रमीज से सवाल पूछा गया उनका जवाब था कि क्या आप बाबर को सेंचुरी बनाते नहीं देखना चाहते? तो रमीज भाई, तब से लेकर के अब तक 18 इनिंग्स हो चुकी है। आपके प्रियतम बाबर ने हाफ सेंचुरी भी नहीं लगाई। आपकी जिद और सोशल मीडिया मॉब ने एक अच्छे बैट्समैन को कहीं धकेल दिया है। कहाँ धकेल दिया? बाबर की जगह टीम में आए कामरान गुलाम को लेकर खुद कप्तान शान मसूद ने बोला कि पहली गेंद खेलने से पहले ही उसको लेकर के बहुत कुछ बोला जा रहा था क्योंकि वो बाबर की जगह खेलने आए थे। क्या आप मानेंगे कि बाबर आजम को लेकर उनके फैंस जो कि लॉकडाउन किड्स हैं वो पहले तो चाहते थे कि कामरान फेल हो जाए, फिर चाहते थे कि पाकिस्तान हार जाए। यानी गुलाम और शान मसूद दोनों पर दबाव था। साथ ही इन दोनों बॉलर्स पर भी जो शाहिन और नसीम की जगह टीम में आए थे। लेकिन कामरान गुलाम ने क्या शतक मारा। उन 2 स्पिनर्स ने आपस में पूरे 20 विकेट लेकर बाबर की फैन आर्मी को शांत कर दिया।
आपको जान करके हैरानी होगी कि कामरान गुलाम के अलावा स्पिनर साजिद खान और नुमान अली इस सीरीज का हिस्सा ही नहीं थे। जी हाँ, 11 विकेट लेने वाले नुमान और 9 विकेट लेकर के पूरी पाक टीम में एग्रेशन को री इंट्रोड्यूस करवाने वाले साजिद तो कहीं से भी पाक टीम का हिस्सा थे ही नहीं। देखिए क्या हुआ था कि बाबर ने यूरो टेस्ट बंद करवा दिया था कि मैच फिटनेस मैटर करती है, न कि जिस्मानी फिटनेस। अच्छा, अब इस क्राइटेरिया के चक्कर में आजम खान की एंट्री हो गई, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। फिर आनंद फानन में फिटनेस टेस्ट को दोबारा लाया गया। इस टेस्ट को नुमान अली फेल कर गए, उनको चलती सीरीज से बाहर कर दिया गया। बात करें साजिद की, वो ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर शानदार बॉलिंग करने के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने रिक्शे चलाए, मजदूरी की। हैरानी की बात यह है कि कामरान, नुमान, साजिद और भी बहुत सारे खिलाड़ी लगातार डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब मोहसिन नकवी से पूछा गया कि आउट ऑफ फॉर्म बाबर, शाहीन और नसीम को बाहर क्यों नहीं करते, उनका जवाब था कि हमारे पास डोमेस्टिक में बैकअप नहीं। तो क्या मोहसिन नकवी झूठ बोल रहे थे? जी नहीं, बल्कि पीसीबी के मैनेजमेंट में बैठे लोग उनको जो बता रहे थे उन पर भरोसा किए जा रहे थे। देखिए ना कैसे कामरान और साजिद ने इंग्लैंड की हवा निकाल दी। इसका मतलब तो ये है कि डोमेस्टिक का टैलेंट दबाया जा रहा था। खैर, एक सलाम आकिब जावेद को बनता है कि उन्होंने डायरेक्ट बात करके इन तीनों को अंदर करवाया और सामने से बोला कि स्पिन ट्रैक बना करके मैच के लिए जाएंगे, अगर हारेंगे तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। अब देखते हैं कि रावलपिंडी की तेज पिच पर आकिब जावेद क्या तब्दीली के लिए जाएंगे ताकि उसको भी रोल करके स्पिन ट्रैक में बदला जा सके। तो ये तो मैदान के अंदर की कहानी। मैदान के बाहर अलग ही महाभारत लगी हुई। अब लगता है कि अगला नंबर फखर जमान का। उन्होंने टीम अनाउंस होने से पहले ट्वीट कर दिया कि बाबर टीम का बेस्ट बैट्समैन है। विराट की भी औसत खराब रही थी, इसके बावजूद भी उनकी टीम में जगह बनी रही, यानी कि उनको पहले से पता था कि बाबर बाहर होने वाले हैं। इस भाईचारे भरे ट्वीट्स के लिए उनको पीसीबी से शोकेस नोटिस भी मिला है, लेकिन उनको अगर पता था तो भाई शाहीन और नसीम के लिए ट्वीट क्यों नहीं की? यही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले जब एक कनेक्शन मीटिंग बुलाई गई थी, तभी पूछे जाने पर कि किसी प्लेयर को कोई तकलीफ हो तो बताओ, तब फकर वहां पर फट पड़े। उन्होंने टीम मैनेजर को आड़े हाथों लेकर के बोला कि चेयरपर्सन को सबसे पहले मैनेजमेंट की सर्जरी करनी चाहिए। ये लोग लीग खेलने के लिए एनओसी नहीं देते भी हैं तो वापस बुला लेते हैं। तो दरअसल हुआ ये था कि फकर को सीपीएल के लिए एक बार एनओसी मिली थी और 36 घंटे सफर करके जैसे ही वेस्ट इंडीज पहुंचे तो उनको वापस बुला लिया गया कि आपका फिटनेस टेस्ट करना है। अच्छा, फिर फिटनेस टेस्ट हुआ, लेकिन जिस सीरीज के लिए टेस्ट लिया गया था उसमें खिलाया ही नहीं, इसलिए फकर को इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। वर्ल्ड कप में हुई लापरवाही को अंडर द कारपेट रफा दफा करने के लिए बांग्लादेश को बुलाया गया ताकि उनको हरा करके बाबर से रन बनवा करके शाहीन को वसीम अकरम बना करके कुछ सबाब हासिल हो सके। लेकिन जो हुआ तो सब जानते हैं, बांग्लादेश 2-0 से सीरीज जीत गए। न बाबर चले न शाहीन। इनके आपसी मनमुटाव के चक्कर में बेचारी शान मसूद की तो खुद की फॉर्म खराब हुई, क्योंकि जब आपकी टीम में ही यूनिटी नहीं है तो एक कप्तान कहां से टीम को लीड करने पर फोकस कर पाएगा? शायद वो सही भी थे। जैसे इनकी टीम इस दूसरे टेस्ट में खेली, ऐसा लगा कि हर कोई देश के लिए जोर लगा रहा था। साजिद के ग्रेसन ने पाकिस्तानी क्रिकेट में जो जान फूंकी है उसे कब तक ये लोग मेंटेन करते हैं, ये देखने वाली बात हो। शान को एक नई टीम को लीड करना है जिसमें एकमात्र खिलाड़ी रिजवान बचे हुए हैं, जो कि बाबर ग्रुप और शाहीन ग्रुप का तो हिस्सा थे, साथ ही अपना एक अलग ही ग्रुप बनाए हुए थे। खैर, देखते हैं कि बाबर आजम इससे क्या सीखते हैं और शान मसूद कैसे एक नई टीम के साथ शुरुआत करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप अपना कुछ ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रखना चाहते हैं तो जरूर रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता अगली वीडियो में।